Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains। मैं हूँ डॉक्टर मुस्कान और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए NCERT Solutions Chapter 4 Enzymes and Bioenergetics के लिए। So students, शुरू करें, let's get on with it। So our first question is, in order to catalyze a reaction, an enzyme required to, मतलब ये पूछ रहे हैं हमसे कि एक रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एंजाइम का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसका थ्योरी पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, तो आइए थोड़ा देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो एंजाइम का जब हमने पढ़ा था कि एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था एक्टिवेशन एनर्जी। क्या देखा था? एक्टिवेशन एनर्जी। और उसके बाद हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी। क्या देखा था? पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, हमने बताया था कि एंजाइम्स हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी के साथ क्या करते हैं? एंजाइम्स हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी स्टूडेंट्स वो एनर्जी होती है जो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए चाहिए रहती है। अगर मैं इनिशियली ही सारी अपनी एनर्जी यूज कर लूंगी तो क्या मेरी रिएक्शन में पूरी तरह से एनर्जी का यूटिलाइज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने तो सारी एनर्जी उसकी एक्टिवेशन में ही लगा दी। तो एंजाइम्स हमेशा वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं ताकि पूरी रिएक्शन हमारी आराम से और बैलेंस्ड हो पाए। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एंजाइम ऑलवेज रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी स्टूडेंट्स? वो एनर्जी जो एंजाइम को रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए चाहिए। मतलब वो पोटेंशियल, कितना एनर्जी का वो पोटेंशियल एंजाइम को पूरी रिएक्शन को करने के लिए चाहिए। मतलब एंजाइम के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, कितनी खर्च करनी चाहिए, कितना होगा और उसमें एनर्जी का रिलीज होगा, एनर्जी का यूटिलाइज होगा, तो वो थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो वो क्या होती है स्टूडेंट्स? वो होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमेशा सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा होती है। किससे? प्रोडक्ट की एनर्जी से। क्यों? क्योंकि मैंने सबस्ट्रेट को दी थी इतनी एनर्जी, एंड तक आई इतनी एनर्जी। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी का क्या हो गई? रिलीज हो गई। तो वो क्या होती है स्टूडेंट्स? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और उसी की जगह उल्टे साइड पे मैं देखूं, अगर मेरे प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, किसकी? प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है सबस्ट्रेट की एनर्जी से, तो वो क्या होती है स्टूडेंट्स? वो होती है मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या होती हैं वो? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी का यूटिलाइज हो रहा है। हम बहुत सोच समझ के एनर्जी का खर्च कर रहे हैं, एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सबस्ट्रेट को दी थी इतनी एनर्जी, प्रोडक्ट तक आते आते वो हो गई इतनी एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है प्रोडक्ट के पास देन सबस्ट्रेट। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहां पे हमसे क्या पूछा था? यहां पे हमसे पूछा है कि इन ऑर्डर टू कैटेलाइज, अगर रिएक्शन को कैटेलाइज करना है तो एंजाइम के पास क्या जरूरी होता है? ऑप्शन ए, बी सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। अगर हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट से सैचुरेट हो जाए, सारे एंजाइम्स के पास सारे सबस्ट्रेट्स आ जाए, तो क्या सबस्ट्रेट की एफिनिटी बचेगी? नहीं। सैचुरेशन पे क्या होता है? सबस्ट्रेट की एफिनिटी क्या हो जाती है? सबस्ट्रेट की एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे तो एफिनिटी डिक्रीज हो गई, तो क्या ये कैटेलाइज कर पाएगा रिएक्शन को? नहीं। तो ऑप्शन ए तो डेफिनेटली नहीं है। नाउ ऑप्शन बी है, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी।
तो क्या ये करेक्ट आंसर है? यस स्टूडेंट्स, ये आंसर करेक्ट है कि एंजाइम्स हमेशा क्या करते हैं? दे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि अगर सारी एनर्जी मैं इनिशियली खत्म कर दूं तो क्या मेरी पूरी रिएक्शन सस्टेन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। नाउ ऑप्शन सी है इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मैं एंजाइम अपनी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज कर दूं तो इससे मेरी रिएक्शंस क्या कैटलाइज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर दूं तो मेरी रिएक्शन इनिशियली ही खत्म, मेरी सारी एनर्जी तो एक्टिवेशन एनर्जी में ही चली गई, तो क्या मेरी पूरी रिएक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ये आंसर भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इसका आंसर है बी, इट ऑलवेज डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी इन ऑर्डर टू कैटलाइज अ रिएक्शन। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, pepsin is a gastric enzyme. Does it have an acidic or alkaline or optimum pH? तो स्टूडेंट्स ये हमें पता है कि पेप्सिन क्या है? पेप्सिन इज अ गैस्ट्रिक एंजाइम। तो गैस्ट्रिक एंजाइम है तो ये क्या होता है? पेप्सिन इज ऑलवेज एसिडिक, मतलब 4 और 5 pH के बिलो ही उसका एक्शन हो पाता है। अदरवाइज पेप्सिन एक्टिवेट ही नहीं होगा अगर उस सोल्यूशन का pH 4 या 5 से कम है। इतना क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू पेप्सिन व्हेन इट एंटर्स द डिओडेनम। क्या होता है पेप्सिन को जब वो डिओडेनम में एंटर करता है? तो स्टूडेंट्स जब पेप्सिन यहाँ डिओडेनम में एंटर करता है तो क्या होता है? सबसे पहले वो शुगर पे एक्ट करता है। क्या करता है? वो शुगर के मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करता है। प्रोटीन्स या शुगर, जो भी बल्क कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, प्रोटीन्स ले लो, स्टार्च ले लो, कुछ भी बल्क सा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है उस पे एक्ट करके कैसा करता है? उसको सिंपलर छोटे छोटे पेप्टाइड्स, छोटे छोटे मोनोसेकेराइड्स या छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। कैसे? इनटू सिंपलर या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। अब इसका यूटिलाइजेशन होगा, जो चीजें हमारी बॉडी को चाहिए वो रीअब्सॉर्ब होंगी, अदरवाइज सारी चीजें क्या हो जाएंगी? एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी बॉडी से। तो पेप्सिन का एक्शन क्या होता है? पेप्सिन का एक्शन होता है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, उनको सिंपलर चीजों में तोड़ना। जैसे ही वो सिंपलर और स्मॉलर चीजों में तोड़ते हैं अब हमारी बॉडी उनको रीअब्सॉर्ब करेगी। अगर उनका काम नहीं है तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी हमारी बॉडी से। इतना क्लियर है आपको? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन विटामिन्स एंड एंजाइम्स कोफैक्टर। अब ये पूछ रहे हैं कि विटामिन्स और कोफैक्टर का क्या रिलेशन है। तो बच्चों कोफैक्टर और एंजाइम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा ब्रीफली याद कर लेते हैं कि हमने देखा था कि होलो एंजाइम कैसे बनता है स्टूडेंट्स? वो बनता है हमारे एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर से। एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। ये कोफैक्टर कैसा हो सकता है? को एंजाइम भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस क्या था? हमारा जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो टाइटली बाउंड रहता है, कोफैक्टर को एंजाइम टाइटली बाउंड नहीं रहते। किससे? एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड नहीं रहते। जब जब इनका रिक्वायरमेंट होता है, इनका नीड होता है, ये आ जाते हैं रिएक्शन को कैटलाइज करने। वंस इनका नीड खत्म हो जाता है ये वापस चले जाते हैं। अब ये पूछ रहा है हमसे कि विटामिन्स का क्या रोल है। तो स्टूडेंट्स विटामिन्स काफी रिएक्शंस में हेल्प करते हैं किसको? कोएंजाइम को, ताकि वो रिएक्शन को कैटलाइज कर पाए एपो एंजाइम के साथ। तो बेसिकली जो हमारे कोएंजाइम्स रहते हैं ये कैसे रहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं। इनको एक्शन के लिए फर्दर विटामिन्स की जरूरत होती है, फिर वो विटामिन्स की हेल्प से एपो एंजाइम की मदद करके पूरे एंजाइम की एक्शन करवा पाते हैं।
तो वो वाइटामिन जो हेल्प करते हैं रिएक्शन को कैटेलाइज करवाने में। तो देख लेते हैं इसका थ्योरी हम। Vitamins help in many ways in our body for each and every enzymatic activity. Vitamins बहुत ही important रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी की कई सारी enzymatic actions के लिए। There are many enzymes which require cofactor for their catalytic activity. इतना क्लियर है? मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कोफैक्टर जो था हमारा, जो एपो एंजाइम को मदद कर रहा है एक एंजाइमेटिक एक्शन के लिए, उस कोफैक्टर को और किसी चीज की जरूरत है जो है हमारे वाइटामिन्स। तो वो वाइटामिन्स की हेल्प से कोफैक्टर काम करेगा। कोफैक्टर किसकी हेल्प करेगा? एपो एंजाइम की, और ये पूरे मिलके एंजाइम का एक्टिविटी करवा पाते हैं। नाउ द कोफैक्टर व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल is known as coenzyme. Most of the coenzyme are derived from vitamins cofactor of which work with vitamins and play important role in catalytic action. इतना आपको क्लियर है कि बहुत सारे vitamins हैं जो हेल्प करते हैं किसके लिए? हमारे कोफैक्टर की एक्शंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। Now question number 4. What is the effect of temperature, pH and substrate concentration on catalytic activity of enzyme? अब वो पूछ रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि एंजाइमेटिक एक्शन के लिए कौन से कह सकते हो फैक्टर्स इफेक्टिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर। हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स की टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइमेटिक एक्शन। मतलब इफ वील इंक्रीज द टेम्परेचर the velocity of the reaction will increase। मतलब कि अगर मैंने कुछ ऐसा बेल शेप्ड कर्व बनता है किसका? टेम्परेचर का। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स? ये है मेरा ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये क्या है? मेरा ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस पे क्या होगा? मेरी एंजाइमेटिक एक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम। बट स्टूडेंट एक पॉइंट के बाद अगर मैं कॉन्टिन्यूसली टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूं तो क्या होगा? अब एंजाइम अपना एक्शन उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं इंक्रीज करे जा रही हूं टेम्परेचर। तो अब वो उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? वो कम होता जाएगा, क्योंकि अब वो बेयर नहीं कर पा रहा उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो गया है कि वो अब बेयर नहीं कर पा रहा। उस पॉइंट पे क्या होगा स्टूडेंट्स? उस पॉइंट पे एंजाइम का एक्शन डिक्रीज होता जाएगा। दैट्स व्हाई ये एक बेल शेप कर्व बनाता है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर पे एंजाइमेटिक एक्शन क्या होता है? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूं एवरी 10 डिग्री पे, तो क्या होगा? एंजाइमेटिक एक्शन मेरा डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। उसी जगह अगर मैं डिक्रीज कर रही हूं टेम्परेचर एवरी 10 डिग्री पे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? एकदम हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम हाफ हो जाएगा हमारा एंजाइमेटिक एक्शन। अब अगर मैंने टेम्परेचर बहुत ही इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो उस पॉइंट पे स्टूडेंट्स मेरा एंजाइम क्या हो जाता है? डीनेचर। क्या कहते हैं? डीनेचर। और उसको क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन। मतलब एंजाइम का स्ट्रक्चर डीनेचुरेट हो गया, वो खत्म हो गया, क्योंकि आपने टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर दिया कि एंजाइम के पास सारी जो उसकी कैपेसिटी थी एक्शन की वो सब डिस्ट्रॉय हो गई। अब वो इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? वो इनएक्टिव हो गया। उसको एक्टिव करने के लिए आपको वापस से ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा, तभी वो अपना एंजाइमेटिक एक्शन सक्सेसफुली कर पाएगा। तो इतना क्लियर है? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइमेटिक एक्शन। इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर इट विल इंक्रीज बाय डबल द स्पीड, मतलब 2x हो जाएगी उसकी स्पीड। एंड उसी की जगह आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन की एंजाइमेटिक एक्शन एकदम हाफ हो जाएगी। इतना क्लियर है आपको? अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। पॉइंट 1 दैट इज टेम्परेचर।
When the temperature increases, the rate of enzymatic catalyzed reaction increases. इतना क्लियर है आपको कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो एंजाइमेटिक एक्शन विल इंक्रीज. इट इंक्रीजेज अप टू अ मैक्सिमम, एक मैक्सिमम पॉइंट तक वो इंक्रीज करेगी जो क्या है हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर. अब एंड देन फॉल, मतलब एक बार आपने मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है जितना वो बेयर कर सकता है उसको एक्सीड कर दिया, मतलब आपने एक टेम्परेचर पे जो एंजाइम अपना एक्शन दे सकता है उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करा, उस पॉइंट पे एंजाइमेटिक एक्शन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, क्योंकि अब हमारा एंजाइम स्लोली डीनेचर करना चालू कर देता है. उसके बाद आते हैं द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी, द बेल शेप्ड कर्व इज ऑब्टेन्ड. यहाँ पे दिख रहा है आपको, इट्स अ बेल शेप्ड कर्व. अगर मैं एंजाइम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, which at maximum occurs, it is different for different enzymes. Most of the enzymes are in temperature, जो उनका optimum रहता है वो क्या रहता है, most of the enzyme का that is 40 to 45 डिग्री सेल्सियस. इतना क्लियर है आपको कि मोस्टली एंजाइम का जो एक्शन रहता है वो किस टेम्परेचर पे रहता है, 40 to 45 डिग्री. यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करा है किसका, टेम्परेचर और एंजाइमेटिक एक्शन का. तो सबसे ज्यादा जो रहता है वो कहाँ रहता है एंजाइम का एक्शन, हमारे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे. अगर आपने थ्रेशोल्ड से ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करा तो अब डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, एंजाइमेटिक एक्शन, और उस तरह मेरा कैटालिटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. इतना क्लियर है आपको, एक बेल शेप्ड कर्व प्रोवाइड करता है. चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो है हमारा पीएच. तो स्टूडेंट्स पीएच भी एक बेल शेप्ड कर्व ही देता है, पीएच भी एक बेल शेप्ड कर्व ही देता है. यूजुअली जो एंजाइम्स अपना ऑप्टिमम कह सकते हो पीएच करते हैं वो रहता है 7 के अराउंड. तो न्यूट्रल पीएच पे एंजाइम्स अपना बेस्ट एक्शन प्रोवाइड करते हैं. बट इसमें भी एक्सेप्शंस हैं स्टूडेंट्स. कुछ एंजाइम्स अबव 12 पीएच वर्क करते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सारे एंजाइम अबव 12 परफॉर्म करते हैं. कुछ एंजाइम्स बिलो 3 बिलो 4 प्रोवाइड करते हैं जो है हमारा पेप्सिन. तो कुछ एंजाइम्स को पीएच की कम जरूरत होती है, कुछ एंजाइम को एकदम ही अल्कलाइन पीएच चाहिए रहता है. ट्रिप्सिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सारी क्या है, इनको पीएच मोर देन 10 चाहिए रहता है. एंड कुछ जो रहते हैं उनको पीएच लेस देन 3 चाहिए रहता है, जैसे हमारा पेप्सिन. तो स्टूडेंट्स यूजुअली जो एंजाइम्स का एक्शन रहता है वो कहाँ रहता है, वो मैक्सिमम रहता है पीएच पे, जो रहता है हमारा न्यूट्रल पीएच. जैसे जैसे आप पीएच इंक्रीज करोगे एंजाइमेटिक एक्शन विल इंक्रीज. जैसे जैसे पीएच इंक्रीज करा, यहाँ पे क्या हुआ, एंजाइमेटिक एक्शन विल इंक्रीज. लेकिन अब आपने ऑप्टिमम पीएच से ज्यादा पीएच कर दिया, अब एंजाइमेटिक एक्शन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. एक बार आपने उसके पीएच जो ऑप्टिमम था उससे ज्यादा कर दिया तो अब वो एंजाइमेटिक एक्शन डिक्रीज हो जाएगी. इतना क्लियर है आपको. चलिए थ्योरी देख लेते हैं. नाउ ईच एंजाइम हैज इट्स ऑप्टिमम यूनिक पीएच. कह रहे हैं हर एंजाइम के पास ऑप्टिमम यूनिक पीएच रहता है. द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन पीएच एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी विच रिजल्ट इन अ बेल शेप कर्व. इतना क्लियर है आपको, इट इज अ बेल शेप्ड कर्व. नाउ एट ऑप्टिमम पीएच द रेट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटेस्ट. इतना क्लियर है कि ऑप्टिमम पीएच पे रिएक्शन का रेट कितना रहता है, मैक्सिमम रहता है, क्योंकि वो आइडियल पीएच है एंजाइमेटिक एक्शन के लिए. The optimum pH is which is maximum at the activity of enzyme. Many of the enzymes show optimum rate of reaction at neutral pH. जो pH 7 है हमारा न्यूट्रल, यूजुअली एंजाइम मैक्सिमम जो रहते हैं वो न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं. बट एक्सेप्शंस हैं, लाइक पेप्सिन, इट इज एन एसिडिक पीएच एंजाइम. ट्रिप्सिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये क्या है, बेसिक है, इनको मोर देन 10 या अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए रहता है. इतना क्लियर है आपको.
तो पीएच का ग्राफ भी कैसा होता है, बेल शेप्ड कर्व रहता है। मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम की कहां होती है, हमारे ऑप्टिमम पीएच पे। तो मैक्सिमम एंजाइम की एक्टिविटी कहां है स्टूडेंट्स, हमारे ऑप्टिमम पीएच पे। नाउ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कुछ एंजाइम्स हैं, सपोज आपके पास 5 एंजाइम्स हैं, ठीक है, आपके पास 5 एंजाइम्स हैं, ठीक है, यहां पे मैं बना दूं एक, ये रहा मेरा दूसरा एंजाइम, ये रहा मेरा तीसरा एंजाइम, ये रहा मेरा चौथा एंजाइम, ये रहा मेरा 5वां एंजाइम। आपके पास 5 एंजाइम्स हैं और आपने दिए 6 सबस्ट्रेट्स। कितने सबस्ट्रेट्स दिए, आपने दिए 6 सबस्ट्रेट्स। अब वो क्या गए, यहाँ पे मेरा पहला सबस्ट्रेट अटैच हुआ, यहाँ पे मेरा दूसरा सबस्ट्रेट ने अटैच करा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे 5वां। अभी भी एक सबस्ट्रेट क्या है, एक सबस्ट्रेट अभी भी एंजाइमेटिक एक्शन के लिए वेट कर रहा है, एंजाइम के साथ अटैच होने के लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आपने 6 सबस्ट्रेट प्रोवाइड करे तो एक अभी भी रह गया, यहाँ पे एंजाइम्स हैं आपके पास, यहाँ पे एंजाइम्स हैं, यहाँ पे आपके पास एंजाइम्स नहीं है। अब उस सबस्ट्रेट को अटैच करने के लिए तो इस पॉइंट पे एफिनिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे एफिनिटी क्या होगी, एफिनिटी कम होगी, क्योंकि एंजाइम्स के पास एक्स्ट्रा साइट ही नहीं है उस सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए, वो सबस्ट्रेट अकेला रह गया। अब एफिनिटी है ही नहीं, तो क्यों, क्योंकि एंजाइम के पास जगह ही नहीं है। आपने 5 थे, आपने 6 दे दिए, तो इस रिएक्शन में एफिनिटी कम है। अब इसी की जगह आप 8 कर लो, आप 9 कर लो, आप 10 कर लो, आप 20 कर लो, आप 100 कर लो। अगर 5 एंजाइम्स हैं तो लिमिटेड सबस्ट्रेट ही बाइंड करेंगे ना। तो एक पॉइंट पे अगर सारे एंजाइम्स यूज हो जाते हैं तो नो मैटर व्हाट आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा दो, वो अटैच नहीं करेगा हमारे एंजाइम्स के साथ। अगर इसी की जगह स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कितने सबस्ट्रेट दे दूं, मैं यहाँ पे 4 सबस्ट्रेट दे दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे 4 सबस्ट्रेट दे दूं और एंजाइम मेरे पास 5 हैं और मैं यहाँ पे 4 सबस्ट्रेट दिए, ठीक है, मैंने दिए 4 सबस्ट्रेट। अब क्या हुआ, एक अभी भी रह गया, अब मैंने एक इंक्रीज करे कितने, तो यहाँ पे मेरे पास एफिनिटी क्या है, यहाँ पे एफिनिटी बहुत ज्यादा है। अब एंजाइम के पास जैसे ही सबस्ट्रेट आएगा वो फटाफट अटैच कर जाएगा अपने एक्टिव साइट को, क्योंकि इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है, ये खाली बैठा है, इसको चाहिए सबस्ट्रेट कि सबस्ट्रेट आए और अटैच करे और हमारा एंजाइमेटिक एक्शन कैटेलाइज कर पाए। लेकिन अगर उसके पास भी एक बार वो फिल हो गया, यहाँ पे भी एक सबस्ट्रेट आ गया, तो अब आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर एंजाइम के पास सबस्ट्रेट के लिए जगह है बाइंड करने के लिए, तो उसके पास बहुत हाई एफिनिटी है, मतलब वो बहुत ही हाई एफिनिटी वाला है कि आओ अटैच करो। बट वंस सैचुरेशन आ जाता है अगर एक रिएक्शन में, तो अगर आपने अपने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी दिया तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक कांस्टेंटली चलता रहेगा जैसे वो चलता है। अब इतना क्लियर है आपको। इन सिंपलर वर्ड्स, जैसे जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करते जाते हैं रिएक्शन इंक्रीज होती है, ठीक है, जैसे जैसे आपने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करा, उसने एंजाइम्स के साथ बाइंड करा, हमारी रिएक्शन इंक्रीज हुई। वंस सैचुरेशन आ गया, सारे एंजाइम सारे सबस्ट्रेट ने कॉम्प्लेक्स बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सारे भर गए, सैचुरेशन आ गया, उस पॉइंट पे रिएक्शन कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है कि एक पॉइंट पे यहां पर आकर मेरे सारे एंजाइम्स क्या हो गए, मेरे सारे एंजाइम्स यूज हो गए। अब अगर मैंने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी दिया तो मेरे पास एंजाइम्स तो है ही नहीं बाइंड करने के लिए, तो उस पॉइंट पे मेरी रिएक्शन कैसे होती है, मेरी रिएक्शन कांस्टेंट रहती है।
तो इनिशियली तो सबस्ट्रेट बढ़ने से मेरा एंजाइमेटिक एक्शन बढ़ता है, मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन अगर सैचुरेशन आ गया, मेरे सारे एंजाइम्स यूज हो गए, उस पॉइंट पे मेरी रिएक्शन कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट। इतना क्लियर है? आ जाइए इसकी थ्योरी देख लेते हैं हम। नाउ substrate concentration, this is the factor which influence the enzyme activity. As the concentration of substrate increases, जैसे जैसे आपने substrate की concentration increase करी, the rate of reaction increases. जैसे जैसे यहाँ पे आपने substrate की concentration increase करी, क्या हुआ? Rate of reaction increases. Rate of reaction increases. ठीक है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाया आपने, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. नाउ रेट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विद एंजाइम मॉलिक्यूल. बट वंस आप सैचुरेशन पे आ गए, रिएक्शन कैसी होती है? कांस्टेंट होती है. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स इज. अब ये पूछ रहे हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब कौन सी स्टेप है जो डिटरमाइन करती है मेरे पूरे माइकलिस मेंटन का जो काइनेटिक है, दैट इज Km वैल्यू. Km वैल्यू की सबसे इंपॉर्टेंट रेट डिटरमाइनिंग जो मेरी पूरी रिएक्शन को डिटरमाइन करती है, वो स्टेप कौन सी होती है? तो स्टूडेंट्स वो स्टेप है ऑप्शन नंबर ए, द कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, बी द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सी द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, डी द प्रोडक्ट डिग्रेडेशन. तो कौन सी स्टेप होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? तो कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स. ये होती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप Km वैल्यू में. जैसे ही डिसोसिएट करता है मेरा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्या होता है? फिर होती है हमारी एनर्जी का रिलीज. अब दूसरा एंजाइम दूसरा सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, फिर वो एंजाइमेटिक एक्शन करेगा, फिर वो डिसोसिएट करेगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन Km एंड इट्स सिग्निफिकेंस. अब पूछ रहे हैं Km वैल्यू क्या होती है? तो Km स्टैंड्स फॉर माइकलिस मेंटन कांस्टेंट. बहुत ही आसान कंसेप्ट है समझने का. अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ गया स्टूडेंट, आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे. कंसेप्ट ये है कि Km वैल्यू क्या होता है? Km वैल्यू होता है कि अगर मेरी रिएक्शन है, सपोज मेरा कोई रिएक्शन है और उसके पास बहुत सारा एंजाइम है एंड बहुत सारे सबस्ट्रेट है, ठीक है, मैंने सबस्ट्रेट धीरे धीरे करके दिए, तो धीरे धीरे मेरे सबस्ट्रेट जाके एंजाइम से अटैच हुए. अब इस रिएक्शन के पास अभी भी कुछ सबस्ट्रेट बच गए हैं, कुछ एंजाइम्स बचे हुए हैं, तो इसकी एफिनिटी क्या होगी? क्या इसकी एफिनिटी ज्यादा होगी? तो हाँ, इस रिएक्शंस की जहां मेरे पास एंजाइम्स लेफ्ट हैं और वो सबस्ट्रेट के साथ रेडी बैठे एकदम बाइंड करने के लिए, एकदम रेडी है, गेट सेट गो बैठे हैं कि आएगा सबस्ट्रेट और मैं एकदम से बाइंड कर जाएंगे, तो उस रिएक्शन में एफिनिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? उस रिएक्शन में एफिनिटी बहुत हाई होती है. जिस रिएक्शंस की एफिनिटी बहुत हाई होती है उनकी Km वैल्यू बहुत कम होती है. मतलब एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Km वैल्यू. अगर आपके पास एंजाइम की एफिनिटी बहुत ज्यादा है तो उसकी Km वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि एंजाइम्स के पास अभी भी जगह है सबस्ट्रेट को अटैच करने के लिए एंड वो रिएक्शन को कैटलाइज करवा रहा है. उसी जगह अगर आप देखो कि कोई रिएक्शन है कि मेरे पास लिमिटेड एंजाइम्स हैं और मैंने बहुत सारा सबस्ट्रेट दे दिया, अब धीरे धीरे करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एक पॉइंट के पास मेरे बाद एंजाइम का सैचुरेशन आ जाएगा. अब मेरे पास अभी भी बहुत सारे लेफ्ट ओवर सबस्ट्रेट्स पड़े हैं, लेकिन
इस रिएक्शन में मेरे पास एफिनिटी क्या है, एफिनिटी है ही नहीं, मतलब नो एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट। वो कहेगा अरे भाई तू पढ़ा रहे, तू जितने पढ़े हैं पढ़ा रहे, मैं सेटिस्फाइड हूं, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे तुम लोग की जरूरत नहीं है। तो उस रिएक्शन में क्या होगा, उस रिएक्शन में एफिनिटी बहुत कम होगी एंड Km वैल्यू बहुत हाई होगी। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उस रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो एक कॉन्स्टेंटली चलेगी। लेकिन जिस रिएक्शन में एफिनिटी बहुत ज्यादा है उस रिएक्शन में क्या होगा, फटाफट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मेरा Km डिक्रीज होगी एंड रिएक्शन स्पीड अप करती जाएगी। तो ये बेसिक है Km वैल्यू के बारे में। अब थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। नाउ Km is defined as a substrate concentration at which the velocity is half, मतलब Vmax is increased in the presence of inhibitor denoted by symbol Km। मतलब बहुत आसान है इसको याद करना कि Km is defined as substrate concentration at which velocity Vmax is usually increased in the presence of inhibitor, या velocity is half of the Vmax। इतना क्लियर है। Km is defined as a substrate concentration at which the velocity is half of the Vmax। अब अगर आपने Km इसको दूसरे में अगर मैं कहूं तो ऐसे लिख सकती हूं, मैं ऐसे लिख सकती हूं कि अगर मेरी रिएक्शन का एफिनिटी ज्यादा है तो क्या उसकी Km वैल्यू कम होगी, तो हाँ, अगर एफिनिटी ज्यादा है तो उसकी Km वैल्यू कम होगी। अगर रिएक्शन की Km वैल्यू ज्यादा है तो मतलब एफिनिटी कम है, एफिनिटी कम है मतलब एंजाइम्स उसके पास ऑलरेडी सैचुरेटेड है, अब रिएक्शन कॉन्स्टेंटली चल रही है। दूसरे वर्ड्स में देखो, अगर Km ज्यादा है मतलब एफिनिटी कम है, Km कम है मतलब एंजाइम्स अभी भी प्रेजेंट है रिएक्शन में, आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो और एंजाइम की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो Km वैल्यू इज हाफ ऑफ Vmax या हाफ ऑफ एफिनिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है इसका, और स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है Vmax इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। इसका मतलब क्या होता है कि Vmax अगर मैंने इनहिबिटर दे दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी मेरी रिएक्शन की। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे मेरा एंजाइम के पास सबस्ट्रेट अटैच होता है, अगर सबस्ट्रेट की जगह मैंने इनहिबिटर दे दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अटैच हुआ मेरा इनहिबिटर इन दी प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट। तो इस जगह पे क्या हुआ कि सबस्ट्रेट की एफिनिटी क्या है, सबस्ट्रेट की एफिनिटी अभी भी हाई है। अगर सबस्ट्रेट की एफिनिटी हाई होती है तो उस रिएक्शन की वेलोसिटी भी इंक्रीज्ड ही रहेगी, Km वैल्यू क्या रहेगी, Km वैल्यू डिक्रीज्ड रहेगी। इतना क्लियर है आपको। चलिए सिग्निफिकेंस पे आते हैं। नाउ Km substrate concentration in non-competitive inhibition has no effect on as an inhibitor, which decreases the amount of functional enzyme. In uncompetitive inhibitor, it does not inhibits by increasing the substrate concentration, the value is altered. तो basically students ये आपको inhibition समझा रहे हैं कि दो टाइप के inhibitions होते हैं, एक होता है competitive, एक होता है non-competitive। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो रहता है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो रहता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या रहता है कि एक ही एंजाइम है और हमारे पास एक सबस्ट्रेट है और एक उसका कॉम्पिटिटर दूसरा सबस्ट्रेट है, दोनों एकदम ही सिमिलर है और दोनों एक ही एक्टिव साइट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो इधर पे क्या होता है स्टूडेंट्स, इधर पे अगर मेरे पास दो ही सबस्ट्रेट हैं, दोनों एक दूसरे से बाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एफिनिटी बहुत कम होती है, यहाँ पे एफिनिटी कम होती है। एफिनिटी कम होती है किसके लिए, सबस्ट्रेट के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत कंपटीशन है, बहुत ऑप्शन है। तो एंजाइम की एफिनिटी कम है तो यहाँ पे क्या होगा, Km वैल्यू ज्यादा होगी। अगर एफिनिटी कम है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वो कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा। अब उसकी जगह अगर मैं यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखूं तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, एक एंजाइम है,
ठीक है, एक सबस्ट्रेट की जगह है। अब मेरे पास एक एलोस्टेरिक साइट है, मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे एक और साइट है जहां पे क्या हुआ, जहां पे आके मेरा दूसरा सबस्ट्रेट ने बाइंड कर लिया। ठीक है, अब मेरा सबस्ट्रेट जाके अपने एक सबस्ट्रेट पे बाइंड कर रहा है, इनहिबिटर ने जाके दूसरे एलोस्टेरिक जगह पे बाइंड कर लिया। अब उसके पास कोई कंपटीशन ही नहीं है, देयर इज नो कंपटीशन। तो इस पे क्या होता है, जब कंपटीशन ही नहीं है तो अब एंजाइम के पास क्या है, अब एंजाइम की वेलोसिटी क्या है, एंजाइम की वेलोसिटी, रुक जाओ, वेलोसिटी से पहले एंजाइम की एफिनिटी। एफिनिटी क्या है स्टूडेंट्स, एंजाइम की एफिनिटी बहुत ज्यादा है। एंजाइम की एफिनिटी ज्यादा है मतलब वेलोसिटी क्या करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि एंजाइम तो बैठा हुआ है कि आओ जल्दी सबस्ट्रेट आओ, मैं अपना रिएक्शन को स्पीड अप करूंगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इतना क्लियर है आपको। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एफिनिटी कम होती है। क्यों, क्योंकि अब एंजाइम सैचुरेट हो गए, अब इतनी जितनी जगह थी उतने में बाइंड कर गए, तो अब रिएक्शन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उसको कोई जरूरत नहीं है और सबस्ट्रेट की, सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ, लेकिन अब रिएक्शन कांस्टेंट हो गई, तो वहां पे वेलोसिटी इतनी नहीं इंक्रीज करेगी, वो यूजुअली कांस्टेंट रहेगी। बट वहां पे एफिनिटी क्या है, एफिनिटी बहुत कम है एंड Km वैल्यू ज्यादा है। इतना क्लियर है आपको। चलिए नाउ what is meant by 1 unit of enzymes, ये पूछ रहे हैं कि enzymes as a whole unit अब क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ क्या था स्टूडेंट्स, हमने देखा था होलो एंजाइम, होलो एंजाइम, ये जो एज अ होल पूरा आपको होलो एंजाइम दिख रहा है, दिस प्लस कोफैक्टर हमारा कोएंजाइम या हमारा प्रोस्थेटिक एंजाइम। तो यहां पे मैं लिख देती हूं होलो एंजाइम इज एपोएंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइटली अटैच रहता है, किसके, टाइटली अटैच रहता है एपोएंजाइम से। फिर आते हैं हमारे कोफैक्टर्स, जो क्या रहते हैं, लूजली अटैच्ड रहते हैं, जब जब जरूरत होती है तब तब आते हैं। फिर आते हैं हमारे कोएंजाइम्स, जो हेल्प करते हैं उसके एंजाइमेटिक एक्शंस के लिए। फिर आते हैं मेटल्स, तो ये सारे मिलके हेल्प करते हैं एंजाइम को उसकी एक्टिविटी करने के लिए। अब स्टूडेंट्स एपोएंजाइम्स जो रहता है वो क्या रहता है, दैट इज प्रोटीन, क्या, दैट इज फुली प्रोटीनेशियस पार्ट। और ये कैसे रहते हैं, ये रहते हैं ऑर्गेनिक, यूजुअली ये इनऑर्गेनिक रहते हैं, लेकिन कोएंजाइम्स हमारे ऑर्गेनिक रहते हैं। एंड मेटल्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, तो ये हेल्प करते हैं हमारी रिएक्शन को कैटलाइज करने में। इतना क्लियर है आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है। हमें पता है कि एंजाइम के पास एक साइट है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट कैसी रहती है, ये एक्टिव साइट बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक रहती है। यहाँ पे हर कोई सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं कर सकता, यहाँ पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके अटैच करेगा जो इस एंजाइम को अटैच करेगा। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा सबस्ट्रेट रखूं या मैं यहाँ पे ऐसा सबस्ट्रेट रखूं या ऐसा सबस्ट्रेट रखूं, अब मेरा एंजाइमेटिक, दिस इज सबस्ट्रेट नंबर 1, दिस इज सबस्ट्रेट 2, दिस इज सबस्ट्रेट 3। नाउ टेल मी, इन तीनों सबस्ट्रेट्स में से कौन सा सबस्ट्रेट जाके बाइंड करेगा। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, मैम सबस्ट्रेट नंबर 1। क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहा है किससे,
हमारे एंजाइम से मैच कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए वो जाके अटैच करेगा मेरी एक्टिव साइट में। ये दोनों अटैच करेंगे? नहीं अटैच करेंगे। तो जो एक्टिव साइट होती है स्टूडेंट्स हर एंजाइम की, वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है एंड उसी स्पेसिफिक साइट में जाके वो अटैच करता है। अब थ्योरी देख लेते हैं। स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज द एक्टिविटी इन विच mole of a product is formed by an enzyme in a given amount under a given condition per milligram of protein. The activity is which represent a measurement of enzyme purity in the mixture. ये कह रहे हैं कि एंजाइम का जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो कब होती है? जब एक एंजाइम जाके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देता है, वो भी जितने गिवन अमाउंट में हम उसको प्रोवाइड करते हैं, उस गिवन अमाउंट में वो अपना एक्टिविटी का प्रोडक्ट फॉर्म करता है। उस प्रोडक्ट का जो वेट रहता है वो क्या रहता है? वो ऑलमोस्ट इक्वल है हमारे एंजाइम सबस्ट्रेट से। एंड जो मतलब ये पूरी रिएक्शन को आप देखोगे तो इट इज अ वेल बैलेंस्ड रिएक्शन। नाउ अब इसको अगर मैं एक कह सकते हो रिएक्शन के फॉर्म में आपको समझाऊं तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास एंजाइम है, अब उसके साथ क्या अटैच हुआ? उसके साथ अटैच हुआ सबस्ट्रेट। इन दोनों ने मिलके क्या बनाया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जो हमने पढ़ा था कि ये क्या है, अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा। क्या होगा इसके डिसोसिएशन से? जो मेरी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, अब क्या होगा? अब मेरे एंजाइम के पास आके क्या अटैच होगा? प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि अब एंजाइम सबस्ट्रेट ने एंजाइमेटिक एक्शन कर दिया, अब वो क्या देंगे? प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, एंजाइम अलग हो जाएगा एंड प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी रिएक्शन हम करवा क्यों रहे थे? पूरी रिएक्शन हम करवा ही सिर्फ उस प्रोडक्ट की वजह से रहे थे। जैसे ही हमें प्रोडक्ट मिला, एंजाइम गया, टाटा बाय बाय, मेरा काम पूरा हो गया। अब ये एंजाइम क्या करेगा? ये जो एंजाइम है ये दूसरे सबस्ट्रेट की तलाश में आ जाएगा कि भैया अब दूसरा सबस्ट्रेट आओ, फिर मैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, फिर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। मेरा मकसद पूरा हो गया क्या? प्रोडक्ट देने का। अब ये प्रोडक्ट जैसे ही बना ये अलग हो जाएगा, एंजाइम अपने काम में, वापस सबस्ट्रेट, एंड प्रोडक्ट जिस काम के लिए बनाया था वो काम करने लगेगा। इतना क्लियर है आपको? तो ये क्या है? पूरा स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीफली डिस्क्राइब फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या स्टेट करता है स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, द एनर्जी एक्सचेंज takes place between the system and the surrounding in any process. It states that energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted into other forms of energy. अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इस पूरे कोई यूनिवर्स में कहीं भी, तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में, बट ना वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना वो एनर्जी जितनी आपने एनर्जी लगाई उससे इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसका एक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इस एनर्जी को अगर मैं लिखूं तो EB माइनस EA एंड दैट इज Q माइनस W। अब ये इक्वेशन क्या स्टेट करती है? तो द इक्वेशन स्टेट्स दैट चेंज ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेज। ये क्या है स्टूडेंट्स? मेरी इनिशियल और फाइनल स्टेज। अगर मेरी जिस एनर्जी को मैंने कन्वर्ट करा है वन फॉर्म में इनटू अदर फॉर्म, तो मेरी एनर्जी का इनिशियल एंड फाइनल में डिफरेंस आ सकता है, बट अमाउंट जितना मैंने एनर्जी का दिया है उतना ही एनर्जी का अमाउंट मुझे मिलेगा। हो सकता है मेरी इनिशियल स्टेज में एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में है एंड फाइनल तक आते आते वो एक डिफरेंट फॉर्म में हो गई है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है। चलिए, सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट्स दैट द entropy or disorder of universe will always be increasing.
According to this law, if the sum of the entropies of the system and its surrounding increases, then a process can occur spontaneously. अगर आपने पूरी सराउंडिंग का एंट्रोपी इंक्रीज करी तो प्रोसेस की भी एंट्रोपी इंक्रीज हो सकती है. नाउ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अगर आपने पूरे सिस्टम की और सराउंडिंग की एनर्जी इंक्रीज करी तो क्या होगी, वो यूजुअली हमारी सबको इंक्रीज करेगी एंड वो हमारी प्रोसेस को भी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को भी इंक्रीज कर देगी. इतना क्लियर है आपको? Question number 10. Define entropy. What is the relation between free energy and entropy? So students, इसका answer is entropy is defined as the degree of randomness or disorder of a system and it explains whether the reaction takes place or not. क्या होता है एंट्रोपी? एंट्रोपी एक रिएक्शन या डिसऑर्डर बताता है और ये बताता है कि रिएक्शन सच में टेक प्लेस करी है या नहीं करी है. तो द फ्री एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट? इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू लॉज. अब अगर आपने कोई भी एनर्जी, कोई भी रिएक्शन करवाई है तो उसमें एनर्जी कितनी रिलीज हुई है. अब इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला है कि हमारी फ्री एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि किस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हुई है एंड किस प्रेशर पे हुई है एंड कैसा प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है. तो दिस इक्वेशन जो यहाँ पे गिवन है states the relationship between the free energy, that is हमारी Gibbs free energy states for G, and entropy is the chemical reaction at a constant temperature एंड प्रेशर. कोई भी रिएक्शन का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है एंड उस प्रेशर पर कितनी फ्री एनर्जी रिलीज कर रही है एंड उसको अगर हम एंट्रोपी के साथ रिलेशनशिप उसका देखें तो ये पूरी इक्वेशन हमें बताती है कि एनर्जी ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करी भी है या नहीं करी है. करी है तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, कौन से टेम्परेचर कांस्टेंट पे एंड कौन से कांस्टेंट प्रेशर पे. दैट मच इज क्लियर टू यू? चलिए इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 11. Why ATP is called universal energy currency? ATP का फुल फॉर्म तो हमें पता ही है स्टूडेंट्स, क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अब क्या पूछ रहे हैं ये कि क्यों हम इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी? खर्च करने के लिए सबसे पहले हम एटीपी का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं अगर हमें एनर्जी चाहिए होती है? तो स्टूडेंट्स, हम जो रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिराइव फ्री एनर्जी फ्रॉम एनवायरनमेंट. हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वो ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन में जाता है, वहां पे वो ब्रेक डाउन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करती है. उससे क्या होता है? ग्लूकोज, जो हम एनर्जी के फॉर्म में ग्लूकोज ले रहे हैं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम में, क्रेब्स साइकिल में जाता है. टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल जो रहती है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस कर देती है, 36 एटीपी. ग्लाइकोलाइसिस जो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से एटीपी प्रोड्यूस हो रही है वो टोटल एटीपी प्रोड्यूस हो रही है 8 एटीपी. तो ये सारी जो प्रोसेसेस होती हैं जो कहाँ से हमें मिल रही है? बाहर इन्वायरमेंट से ही. तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ रहा है? बाहर से. प्रोटीन्स हमें बाहर से मिल रहा है, कुछ प्रोटीन्स बॉडी में भी बनता है बट मैक्सिमम हम प्रोटीन्स का यूटिलाइज करते हैं. विटामिन्स हमारी बॉडी में रहते हैं. तो ये सारे क्या है? ये सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के मीडिएटर्स हैं जिसकी वजह से हमें क्या प्रोवाइड होती है? एनर्जी. किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड होती है. नाउ एज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म टेक्स दिस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. जो हमारे प्लांट्स रहते हैं वो कहाँ से लेते हैं एनर्जी? वो लेते हैं सनलाइट से. एंड कीमोट्रोफ्स ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ. जो बैक्टीरिया है, फंजाई, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे एनर्जी फूड से, सड़े गले फूड से अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. द फ्री एनर्जी इज यूज्ड इन मेनी प्रोसेसेस. बहुत सारी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मैंने आपको बताया ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे फैटी ऑक्सीडेशन, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म, इतनी सारी प्रोसेसेस में ये जो एनर्जी का यूज हो रहा है. नाउ
अब देखते हैं यूज्ड इन विच आर सिंथेसाइज मैक्रोमोलिक्यूल एंड प्रीकर्सर्स एज एक्सप्लेन्ड. Now, in active transport across the membrane, in muscle contraction, in fidelity of genetic information transfer, मसल को कॉन्ट्रैक्ट में एक्टिन मायोसिन को क्या चाहिए स्टूडेंट्स, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन. तो ये सारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी एनर्जी चाहिए हमें. देन उसके बाद ये पूछ रहे जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए कैसे कन्वर्ट, एमआरएनए जब कन्वर्ट करता है डीएनए को प्रोटीन्स में, तो प्रोटीन्स क्या करता है हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज करता है, फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करता है या इंफॉर्मेशन कोड करता है. तो इन सारी चीजों में now before these processes the free energy is converted into adenosine triphosphate. ये सारी एनर्जी सबसे पहले क्या होती है, एटीपी में कन्वर्ट होती है. Now this plays an important role in transfer of free energy from एक्सोगोनिक प्रोसेसेस टू एंडोगोनिक प्रोसेसेस. मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस क्या होती हैं, एक्सोगोनिक मतलब एक्सोथर्मिक को दूसरे फॉर्म में कहो या एंडोथर्मिक को दूसरे फॉर्म में करो. एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एनर्जी का रिलीज होना. एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी का यूटिलाइज होना. तो एक्सर्गोनिक कौन सी होती है, एनर्जी का रिलीज हो रहा है जहां पे. एंडोगोनिक कौन सी होती है, जहां एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है. Thus ATP is a universal energy currency. तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि एनर्जी को यहाँ तो दे दो तो एटीपी के फॉर्म में रिलीज करोगे तो होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एनर्जी का यूटिलाइज करेंगे तो वो भी हम एटीपी के फॉर्म में करेंगे तो वो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन. इन एनी वे हम यूज किसको कर रहे हैं, हम एटीपी को ही तो कर रहे हैं. एटीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं या एटीपी को ब्रेक डाउन करके तोड़ के एनर्जी दे रहे हैं, कुछ भी करके एटीपी का ही यूज कर रहे हैं ना इन एनर्जी के फॉर्म में. तो इसीलिए हम एटीपी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल करेंसी ऑफ एनर्जी. इतना क्लियर है आपको. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ खत्म होता है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 4 एंजाइम्स एंड बायो एनर्जेटिक्स के. आपको पता ही है मैग्नेट ब्रेन्स का खुद की वेबसाइट है. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लॉग इन इनटू www.magnetbrains.com. जैसे ही आप ये पेज खोलेंगे स्टूडेंट्स आपके पास पूरा कंटेंट अवेलेबल है. आपको क्लिक करना है कि आपको किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है आज. अगर आपको मेरी बायोटेक के वीडियोस देखने हैं तो क्लिक ऑन वॉच नाउ. जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे एक ऐसा पेज ओपन अप होगा जहां पे कंप्लीट चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है. आपको बस इस प्ले बटन को दबाना है एंड पूरी वीडियो आप घर बैठे सर्व कर सकते हो, ये भी एकदम मुफ्त, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए स्टूडेंट्स. तो देरी किस बात की, अभी जाइए और पढ़ाई करिए. बहुत नॉलेज है, जितना आप ग्रैस्प कर सकते हो उतना ग्रैस्प करना चाहिए. इसी के साथ आपको पता ही है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 के लिए, only and only for your bright future students. So stay tuned for my next video and thank you so much.